जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 11 का अध्याय 9 सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और तापमान पढ़ेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं अपने चारों तरफ वायु को महसूस करते हैं? क्या आप वायु के एक बहुत भारी पुलिंदे के तल में हमेशा दबाव में बने रहते हैं? हम वायु में सांस लेते हैं और सांस द्वारा वायु को बाहर निकालते हैं और वायु का भार भी अपने ऊपर हमेशा बनाए रखते हैं, लेकिन इसे केवल महसूस करते हैं, कभी यह बाहर हमें भार नहीं लगता है। जब यह गतिमान होती है, या इसका तात्पर्य यह है कि वायु जो है वो एक गतिमान वायु है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा प्रवाहित होती रहती है। हम जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायु से घिरी हुई है और इसीलिए हम और आप जीवित हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा है। वायु का यह आवरण ही वायुमंडल है, जो बहुत सी गैसों से बना है। इन्हीं गैसों के कारण ही पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी अपनी ऊर्जा का लगभग संपूर्ण भाग या संपूर्ण ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती है। इसके बदले पृथ्वी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को अंतरिक्ष में वापस विकिरित कर देती है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी न तो अधिक समय के लिए गर्म होती है और न ही अधिक ठंडी। अतः हम यह पाते हैं कि पृथ्वी के अलग अलग भागों में प्राप्त ताप की मात्रा समान नहीं होती है और इसी भिन्नता के कारण वायुमंडल के दाब में भी भिन्नता होती है एवं इसी कारण पवनों के द्वारा ताप का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। इस अध्याय में हम वायुमंडल के गर्म तथा ठंडे होने की प्रक्रिया एवं पृथ्वी के सतह पर तापमान के वितरण को पढ़ेंगे। सौर विकिरण पृथ्वी के पृष्ठ पर या पृथ्वी के धरातल पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंग के रूप में आता है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या छोटे रूप में हम सूर्य तप कहते हैं। पृथ्वी के भूभाग में सूर्य की किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती है, जिसके कारण पृथ्वी सौर ऊर्जा के बहुत कम अंश को ही प्राप्त कर पाती है। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा में प्रति वर्ष थोड़ा परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण होता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर अर्थात 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है। पृथ्वी की इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट अर्थात 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर पर होती है। इस स्थिति को हम उपसौर कहते हैं। इसीलिए पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्य ताप 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा अधिक होता है। फिर भी सूर्य ताप की भिन्नता का यह प्रभाव दूसरे कारकों जैसे स्थल एवं समुद्र का वितरण तथा वायुमंडल परिसंचरण के द्वारा कम हो जाता है। यही कारण है कि सूर्य तप की यह भिन्नता पृथ्वी की सतह पर होने वाले प्रतिदिन के मौसम परिवर्तन पर अधिक प्रभाव नहीं डाल पाती है। पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप में भिन्नता क्यों पाई जाती है? सूर्य तप की तीव्रता की मात्रा में प्रतिदिन हर मौसम और प्रति वर्ष परिवर्तन होता रहता है। सूर्य तप में होने वाली विभिन्नता के कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारक है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। दूसरा है सूर्य की किरणों को नीतिकोण बनाना। तीसरा है दिन की अवधि, कभी दिन लंबे होते हैं और कभी दिन छोटे होते हैं। चौथा वायुमंडल की पारदर्शिता और पांचवा है स्थल विन्यास। परंतु अंतिम 2 कारकों का प्रभाव कम पड़ता है। पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के समतल कक्ष में 66.5 डिग्री का समकोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों से प्राप्त होने वाले सूर्य तप की मात्रा को बहुत अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि वह अपने अक्ष पर पृथ्वी जो है झुकी हुई है। उत्तरी गोलार्ध में दिए गए विभिन्न अक्षांशों पर दिन की अवधि में होने वाले परिवर्तन पर हम ध्यान दें तो सूर्य तप की मात्रा को यह सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक है। दूसरा कारक है किरणों का नीतिकोण। यह किसी स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। अक्षांश जितना उच्च होगा अर्थात ध्रुवों की ओर होगा, किरणों का नतिकोण उतना ही कम होगा।
अतः सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी और तिरछी किरणों की अपेक्षा सीधी किरणें कम स्थान पर पड़ती है और अधिक ऊर्जा देती है। किरणों के अधिक क्षेत्र पर पड़ने के कारण ऊर्जा का वितरण बड़े क्षेत्र पर होता है तथा प्रति इकाई क्षेत्र को कम ऊर्जा मिलती है। इसके अतिरिक्त तिरछी किरणों को वायुमंडल की अधिक गहराई से गुजरना पड़ता है। अधिक अवशोषण, प्रकीर्ण और विसरण के द्वारा ऊर्जा का अधिक हास्य होता है। इस कारण सौर विकिरण का वायुमंडल से होकर गुजरना। लघु तरंग वाले सौर विकिरण के लिए वायुमंडल अधिकांशतः पारदर्शी होता है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती है। सौरमंडल में मौजूद जल वाष्प, ओजोन तथा अन्य किरणें अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती है। सौरमंडल में छोटे निलंबित कण दिखने वाले स्पेक्ट्रक्स को अंतरिक्ष एवं पृथ्वी की सतह की ओर विकिरण कर देते हैं। यही प्रक्रिया आकाश में रंग के लिए उत्तरदायी है। इसीलिए हमें सूर्य के उदय एवं अस्त होने के समय सूर्य लाल दिखता है तथा आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ऐसा वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्ण द्वारा ही संभव होता है। सूर्य तप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण। धरातल पर प्राप्त सूर्य तप की मात्रा में उष्णकटिबंध में 320 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर तक भिन्नता पाई जाती है। सबसे अधिक सूर्य तप उपोष्ण कटिबंध मरुस्थलों पर प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर मेघाच्छन्न बहुत कम पाया जाता है, बादल साफ होते हैं। उष्णकटिबंध की अपेक्षा विषुवत वृत्त पर कम मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होता है। सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भाग में अपेक्षातया कम मात्रा में सूर्य ताप की प्राप्ति होती है। शीत ऋतु में मध्य एवं उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा कम मात्रा में विकिरण प्राप्त होता है। वायुमंडल का तापन और शीतलन। वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने के अनेक तरीके हैं। सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण होता है। पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म होती है और निचली परतों के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की ऊपरी परतें भी गर्म हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम चालन कहा जाता है, कंडक्शन। चालन की क्रिया से ही आसमान में ताप के दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह चलता रहता है। ऊर्जा का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक दोनों पिंडों का तापमान एक समान नहीं हो जाता या उनमें संपर्क टूट नहीं जाता। वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में चालन महत्वपूर्ण है। चालन मीन्स कंडक्शन। पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है और वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत तापन की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है। ऊर्जा के स्थानांतरण का यह प्रकार केवल सौरमंडल तक ही सीमित रहता है। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचलन अधिक सापेक्षित रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण ही होती है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में बच्चों विशेषतः उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन लू इसी अभिवहन का ही परिणाम है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी और सौर विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में होता है, पृथ्वी की सतह को गर्म करता रहता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। यह ऊर्जा वायुमंडल के नीचे से गर्म करती रहती है और इस प्रक्रिया को हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। दीर्घ तरंग धैर्य विकिरण वायुमंडलीय गैसों, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता रहता है, न कि सीधे सूर्य ताप से। तदुपरांत वायुमंडल विकिरण द्वारा ताप को अंतरिक्ष में संचरित कर देता है और इस प्रकार पृथ्वी की सतह एवं वायुमंडल का तापमान स्थिर होता है और इसी आधार पर पृथ्वी का एक ऊष्मा बजट तैयार होता है। पृथ्वी का ऊष्मा बजट
हम इस प्रकार देखते हैं बच्चों कि पृथ्वी ऊष्मा का न तो संचय करती है न ही हास्य करती है, यह अपने तापमान को स्थिर रखती है। ऐसा तभी संभव है जब सूर्य विकिरण द्वारा सूर्य ताप के रूप में प्राप्त ऊष्मा एवं पार्थिव विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में संचरित ताप बराबर हो। मान लें कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्य ताप 100% है। वायुमंडल से गुजरते हुए ऊर्जा का कुछ अंश परावर्तित, प्रकीर्णित एवं अवशोषित हो जाता है। केवल शेष भाग ही पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। 100 इकाई में से 35 इकाइयाँ पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है और 27 इकाइयाँ बादलों के ऊपरी छोर से तथा 2 इकाइयाँ पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा परावर्तित होकर लौट जाती है। सौर विकिरण की इसी परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। प्रथम 35 इकाइयों को छोड़कर बाकी 65 इकाइयाँ अवशोषित होती है। -14 वायुमंडल में और 51 पृथ्वी के धरातल द्वारा। पृथ्वी द्वारा अवशोषित ये 51 इकाइयाँ पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती है। इनमें से 17 इकाइयाँ तो सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है और 34 इकाइयाँ वायुमंडल द्वारा अवशोषित होती है। -6 इकाइयाँ स्वयं वायुमंडल द्वारा 9 इकाइयों का संवहन के जरिए और 19 इकाइयाँ संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में वायुमंडल द्वारा 48 इकाइयों का अवशोषण होता है। इनमें 14 इकाइयाँ सूर्य ताप की और 34 इकाइयाँ पार्थिव विकिरण की होती है। वायुमंडल के विकिरण द्वारा इनको भी अंतरिक्ष में वापस लौटा देता है। पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल से अंतरिक्ष में वापस लौटने वाली विकिरण की इकाइयाँ क्रमशः 17 और 48 है, जिनका योग होता है 65। वापस लौटने वाली ये इकाइयाँ उन 65 इकाइयों का संतुलन कर देती है और जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को पृथ्वी के ऊष्मा बजट या ऊष्मा संतुलन में बदल देती है। यही कारण है बच्चों कि ऊष्मा के इतने बड़े स्थानांतरण के बावजूद भी पृथ्वी न तो बहुत अधिक गर्म होती है और न ही बहुत अधिक ठंडी। पृथ्वी की सतह का कुल ऊष्मा बजट में बहुत भिन्नता पाई जाती है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि पृथ्वी की सतह पर प्राप्त विकिरण की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। पृथ्वी के कुछ भागों में विकिरण संतुलन में अधिशेष पाया जाता है, कुछ भागों में ऋणात्मक संतुलन होता है। पृथ्वी वायुमंडल तंत्र के शुद्ध विकिरण में अक्षांशीय भिन्नता को हम जानते हैं और यह अक्षांशीय भिन्नता ही शुद्ध विकिरण में अधिशेष 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों में अधिक है, परंतु ध्रुवों के पास इसमें कमी पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ताप ऊर्जा ध्रुवों की ओर पुनर्वितरण होता रहता है। इसके कारण उष्णकटिबंधीय ताप संचयन के कारण बहुत अधिक गर्म नहीं हो पाता और न ही उच्च अक्षांश अत्यधिक कमी के कारण पूरी तरह जमे हुए, बर्फ से जमे हुए भी नहीं रहते हैं। तापमान वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ साथ सूर्य ताप की अनोन्य क्रिया द्वारा जनित ऊष्मा तापमान के रूप में मापा जाता है, जहां ऊष्मा किसी पदार्थ कणों के अणुओं की गति को दर्शाती है और वही तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने का डिग्री में हम इसको मापते हैं। तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले बच्चों कुछ कारक है जो पूरी पृथ्वी के तापमान में संतुलन बनाए रखते हैं। सबसे पहला है किसी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित होता है। सबसे पहला है उस स्थान की अक्षांश रेखा, दूसरा है समुद्र तल से उस स्थान की ऊंचाई, तीसरा है समुद्र से उसकी दूरी, चौथा है वायु सहंती का परिसंचरण, पांचवा है कोष्ण तथा ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति और छठा है स्थानीय कारक। नंबर 1 सबसे पहले हम पढ़ते हैं अक्षांश, लैटिट्यूड। किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्य ताप पर ही निर्भर करता है। यह पहले ही हमने बताया है आपको कि सूर्य ताप की मात्रा में
अक्षांश के अनुसार भिन्नता पाई जाती है और इसी कारण तापमान में भिन्नता पाई जाती है। उत्तुंगता, वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा नीचे की परतों में पहले गर्म होता है और यही कारण है कि समुद्र के पास के स्थानों पर तापमान अधिक तथा ऊंचे स्थानों में स्थित स्थानों पर तापमान कम होता है। तापमान सामान्यतः ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान के घटने की दर को हम सामान्य हास्य दर भी कहते हैं। तापमान का व्युत्क्रमण, सामान्यतः तापमान ऊंचाई के साथ साथ घटता जाता है जिसे सामान्य हास्य दर कहते हैं, पर कई बार स्थिति बदल जाती है और सामान्य हास्य दर पलट जाती है। इसे तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। अक्सर व्युत्क्रमण बहुत थोड़े समय के लिए होता है, पर यह काफ़ी सामान्य सी घटना है। सर्दियों में मेघविहीन लंबी रात तथा शांत वायु व्युत्क्रमण के लिए एक आदर्श दशाएं मानी जाती है। दिन में प्राप्त ऊष्मा रात के समय विकृत कर दी जाती है और सुबह तक भूपृष्ठ पर अपने ऊपर की हवा से अधिक ठंडी हो जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर तापमान का व्युत्क्रमण होना एक सामान्य सी बात है। भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण वायुमंडल के निचले स्तर में स्थिरता को बढ़ावा देता है। धुआं तथा धूल के कण व्युत्क्रमण स्तर के नीचे एकत्र होकर चारों ओर फैल जाते हैं, जिनसे वायुमंडल का निम्न स्तर भर जाता है। इससे सर्दियों में सुबह के समय घने कोहरे की रचना एक सामान्य सी घटना है। यह व्युत्क्रमण कुछ ही घंटों तक रहता है और सूर्य के ऊपर चढ़ने और पृथ्वी के गर्म होने के साथ साथ यह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वायु अपवाह के कारण व्युत्क्रमण की उत्पत्ति होती है। पहाड़ियों तथा पर्वतों पर रात में ठंडी हुई हवा गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से भारी और घनी होने के कारण लगभग जल की तरह कार्य करती है और ढाल के साथ ऊपर से नीचे उतरती है। यह घाटी की तली में गर्म हवा के नीचे एकत्रित हो जाती है और इसे वायु अपवाह कहते हैं। यह पाले से पौधे की रक्षा भी करती है। प्लैंक का नियम बताता है कि एक वस्तु जितनी गर्म होती है वह उतनी ही अधिक ऊर्जा का विकिरण करती है, उसकी तरंग उतनी ही लघु भी होती है। 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है वह विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि सूर्य के ताप का वितरण किस प्रकार हमारे पास धरातल पर आता है और पुनः वापस चला जाता है और इस तरह ऊष्मा का बजट बनता है और इस ऊष्मा के बजट के कारण ही पृथ्वी न अधिक गर्म हो पाती है न अधिक ठंडी हो पाती है तथा पूरी पृथ्वी पर भिन्न भिन्न तापमान का कारण उसको प्रभावित करने वाले तत्व है जो मैंने आपको पूर्ण रूप से बताए हैं। आप अपने शहर में रहते हैं, वहाँ पर अपने दिन भर के तापमान को आंकलन कर सकते हैं तथा मौसम और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के लिए एक परियोजना कार्य लिख सकते हैं। इस प्रकार हमारे अध्याय समाप्त होता है बच्चों। जय हिंद।